कैंप डेविड समिट 2023 हाल ही में चर्चा में है। यह कितने देशों ने इसमें भाग लिया? कितने देशों ने भाग लिया? कैंप डेविड समिट बेसिकली बेटा ये एक मिलिट्री अलायंस है। किसके बीच में मिलिट्री अलायंस है ना? हाँ, यूएस से और जापान और साउथ कोरिया के बीच में। नॉर्थ कोरिया से तो टाइज रखे नहीं जा सकते क्योंकि नॉर्थ कोरिया इज अ डिक्टेटर और नॉर्थ कोरिया कैंप डेविड कैंप डेविड है ये। हाँ, तो ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन अलग है, मतलब ये इसमें सिर्फ ये 3 कंट्री हैं और ये बेसिकली वही कि अब जो है एक पावर, पहले पता है 2 पावर थी, तुम्हें याद है? अगर 1990s का हम पीरियड देखें, हाँ 2 पावर थी, एक तरफ था सोवियत यूनियन और एक तरफ था यूएस। अब सोवियत यूनियन के साथ प्रॉब्लम ये थी, सोवियत यूनियन टूट गया 1991 के आसपास में। सोवियत यूनियन में बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेंट थी, वो अलग हो गई, तो सोवियत यूनियन में फिर रशिया ही बचा और कुछ एक आध कंट्री है फिलहाल में। लेकिन यूएस उस समय पावरफुल पावर बन के सामने आया यूएस, तो एक अलिनिएशन हो गया कि 2 पोल बन गए, एक तरह से यूएस और एक सोवियत यूनियन। ठीक है, तो ये जो टाइम था, अब लेकिन इनके बीच में राइवलरी रहती है, जियोपॉलिटिक्स भी रहती है कि मतलब इनकी बाउंड्रीज आपस में मिलती हैं। और अगर तुमने वो देखी हो मिशन इम्पॉसिबल, तो उसमें पर्टिकुलरली बताया गया है कि इनके आपस में वॉर चलते ही रहते हैं, है ना? तो वो रियलिटी है, वो मूवी में भी जो दिखा रहे हैं वो भी रियलिटी है कि इनके वॉर चलते ही रहते हैं किसी किसी चीज को लेकर। तो बेसिकली क्या है, ये पावर है। लेकिन अब एक थर्ड पावर आ रही है उभर कर, दैट इज चाइना। हालांकि चाइना इनका कभी मुकाबला नहीं कर पाएगी, यूएस का कभी मुकाबला नहीं कर पाएगी, लेकिन चाइना अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मी आर्मी तो ठीक है, वन ऑफ स्ट्रॉन्ग है, बट इतनी पावरफुल नहीं है। लेकिन चाइना क्या कर रहा है, सब जगह इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि हाँ, जैसे कि अगर हम ताइवान की बात करें, ताइवान में सेमीकंडक्टर बनता है, चिप बनती है सेमीकंडक्टर से। हमने वहां पे वो किया था अग्रीमेंट, मतलब इंडिया ने और ताइवान ने, और चाइना ने समहाउ एक अग्रीमेंट हमारा खत्म करवा दिया, जो फॉक्सकॉन ने किया था वडोदरा में गुजरात में, वो कंपनी के साथ इन्होंने खत्म करवा दिया। तो बेसिकली चाइना अब सब जगह अपना रोल प्ले कर रहा है, और चाइना को काउंटर कौन कर सकता है? हम। ठीक है, वी आर बिकमिंग विश्व गुरु रिसेंटली। तो जैसे अभी हमने G20 वो किया है समिट, और G20 में एक दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है, अभी हम G20 पढ़ेंगे इसके बाद। G20 में दिल्ली डिक्लेरेशन में बहुत सारे हमने प्रस्ताव रखे हैं, और वो प्रस्ताव जो जितनी भी कंट्रीज है आई जो हैं उन्होंने मान लिए कि हाँ हम आपकी बात मान रहे हैं। क्लाइमेट चेंज पे बात हुई है कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या क्या आप कदम उठाएंगे, कंट्रीज को फिर सपोर्ट दिया जाएगा, और सपोर्ट को हाँ वीजा को लेकर भी आएगा। और ये सारी चीजें कि हमें टाइज अपने अच्छे रखने हैं, तो चाइना को अगर काउंटर किया जा सकता है, तो हमारी जो पॉलिसीज है हम इन कंट्रीज के अच्छे अलाई बन जाएं, सो दैट कि इसको काउंटर कर सके। तो ऐसे ही एक कैंप डेविड समिट हुआ है यूएस, जापान और साउथ कोरिया की मिलिट्री के बीच में। और ये बहुत हिस्टोरिक समिट माना जा रहा है, क्योंकि देखो जापान तुम्हें पता ही है वर्ल्ड वॉर में ये इसका अगेंस्ट में था यूएस के, और अब ये कंट्रीज साथ में। ठीक है, तो कैंप डेविड समझ, बट यही याद रखना कि 3 कंट्रीज में हुआ 2023 में, और ये मिलिट्री बेस्ड है। बंद तो नहीं हो गई? चलो ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब होता है? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये 10 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार एनुअली वार्षिक तौर पे 7 लाख सुसाइड पर ईयर होते हैं, और 3000 ऑन एन एवरेज डेली सुसाइड होते हैं, 3000 ऑन एन एवरेज। अब इन एडिशन में तुम लोगों को एक बात बताऊंगी जो कि वर्ल्ड वाइड है, ये वर्ल्ड वाइड है, ये जो डेटा है ये वर्ल्ड वाइड है। अब इसमें एक जगह है, यू माइट हर्ड द नेम, कोटा। सुना है? कोटा राजस्थान, कोटा फैक्ट्री देखी होगी, देखिए।
कोटा फैक्ट्री के सेकंड पार्ट में सुसाइड ही दिखाया गया है। ये जो लड़की रहती है वो कहती है कि जीतू भैया मैं आईआईटी ना करूं, एनआईटी भी कर लूं तो भी वो तो आईआईटी है। तो वो कहती है कि जीतू मतलब उसे कन्विंस कर लेता है कि तुम दे दो अटेम्प्ट, ठीक है। देन वो देती है, वो अटेम्प्ट देती है एंड उसका नहीं हो पाता है क्लियर, और रिजल्ट के डे पर शी सुसाइड, ठीक है, शी कमिटेड सुसाइड। अब तुम एज जिस एज में बेटा, जिस एज ग्रुप में तुम हो अभी, तुम्हें लगेगा कि हम पे बहुत प्रेशर है, हमें ये एग्जाम क्लियर करना है, हमें ये करना है वो करना है। अब मैं तुम्हें वाकई रियलिटी बताती हूँ। वहां पे क्या होता है, जब बच्चों को पेरेंट्स भेजते हैं ना, इतना सारा इन्वेस्ट कर रहे हैं बेटा, कोचिंग का फी, पीजी रहने का, पीजी हो गया, कोचिंग हो गया, फिर वहाँ लाइब्रेरी का भी अलग से रहता, हॉस्टल जो भी मतलब जितना भी वहाँ रहने का रेजिडेंट का हो गया, ठीक है। और फिर और भी ऊपर से उसमें वो आते हैं, जितनी भी कॉस्ट होती है अलग से भी ऊपर की कॉस्ट भी आती है। तो जब वो अपने बच्चे को भेजते हैं तो वो ये बोलते हैं कि विदाउट सिलेक्शन के घर वापस मत आना कोटा में। ये जो है पेरेंट्स की जो मेंटालिटी है, इट शुड बी चेंज, इट शुड बी चेंज, ठीक है। ये जो मेंटालिटी है ये चेंज होनी चाहिए। कभी भी बच्चों को ये नहीं बोलना चाहिए कि सिलेक्शन के बगैर मत आना। अगर तुम्हारा बच्चा ही नहीं रहेगा तो सिलेक्शन का क्या करोगे फिर? यही तो बात है, ये चीज लोग समझते नहीं है। उनके लिए ना वो ट्रॉफी ज्यादा जरूरी है ना। हाँ, और ये तो ऑन रिकॉर्ड है। अभी जैसे ये कह रहे हैं कि कोटा में अभी 2003 में ये हुए हैं, 2003 में 23 केसेस के आसपास सामने आए हैं। 23 से ज्यादा केसेस होंगे, ये दिखाते नहीं है, फिगर कोई नहीं बताता, ये ऑन रिकॉर्ड है। जो जो दिख जाते हैं कि हाँ हुआ है, कुछ तो पेरेंट्स उसको छुपा लेते हैं कि नहीं सुसाइड नहीं हुआ, नॉर्मल है था, ठीक है, ये चीज है। तो इसमें ना जो पेरेंट्स ये बोलते हैं, मैं मानती हूँ उनकी गलती। क्यों? पेरेंट्स को कभी बच्चों को ये नहीं बोलना चाहिए कि बिना सिलेक्शन के घर वापस मत आना। क्यों भाई? क्या सिर्फ आईआईटी ही दुनिया में है एक चीज? आईआईटी के बाहर कोई दुनिया नहीं है, या नीट के बाहर कोई दुनिया नहीं है? अगर आपका बच्चा एमबीबीएस नहीं बन रहा है तो उसे डेंटिस्ट बना लो। वो डेंटिस्ट नहीं बन रहा है, हाँ डेंटिस्ट नहीं बन पा रहा है, नॉर्मल कोर्सेज करा दो भाई मेडिकल के, पीडियाट्रिशियन है। अब तो इतने कोर्स आ गए हैं कि लिमिट नहीं है। इसको कितना एक्सप्लोर करोगे, इसको, इस सेक्टर को, मेडिसिन वाले सेक्टर को, उतना ही ये तो वाइड है। गायनोकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, साइकाइट्रिस्ट बन सकते हैं। बट जो पेरेंट्स की जो मेंटालिटी है, कहीं ना कहीं देखते हुए कि नहीं मेरा बच्चा आईआईटीएन होना चाहिए, इट्स नॉट ए ट्रॉफी। एट द एंड ऑफ द डे कोई कुछ नहीं देने वाला। और रही बात, देखो फिर रहती है कि ओके सैलरी है, सरकारी जॉब है, फॉरेन में जॉब मिल जाएगी, ये वो। देखो उतनी सैलरी जितना आपने इन्वेस्ट बच्चे के उसमें किया है ना, अकोमोडेशन में, वहां पे पर्टिकुलर कोचिंग अफोर्ड करा रहे, सब चीजें करा रहे हैं, उतना ही उसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो। स्टार्टअप स्टार्ट करेगा, आपका बच्चा आपकी नजरों के सामने रहेगा। तो ये जो चीज है ना, एक फ्रेज, जब मैंने ये केस स्टडी पढ़ी थी, आई थिंक इन द हिंदू ये केस स्टडी आई थी, और उसमें पर्टिकुलर बच्चे बोल रहे हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि बिना सिलेक्शन के घर वापस मत आना, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। और अब हम फिजिकल हेल्थ पे बात करते रहते हैं, फिजिकल हेल्थ पे बात करते रहते हैं कि भाई टीबी को इतने टाइम के बाद एलिमिनेट कर देंगे, हम चिकन पॉक्स को एलिमिनेट कर दिया या पोलियो को एलिमिनेट कर दिया। सबसे बड़ी चीज जो है, मेंटल हेल्थ की कोई बात नहीं करता। नोबडी टॉक्स अबाउट डिप्रेशन, नोबडी टॉक्स अबाउट एंजाइटी, नोबडी टॉक्स अबाउट जो सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं बच्चे के माइंड में। तो इन चीजों पे बात होनी चाहिए। नहीं, अच्छा कमाए ठीक है, बट बच्चे की कॉस्ट भी तो है, बच्चे की लाइफ ही नहीं रहेगी तो फिर बच्चा कमाएगा या क्या करेगा, उसका क्या कर लोगे? ये एक चीज है। मतलब मैं तुम लोगों को भी इस चीज में मतलब सजेशन यही दूंगी कि कभी भी डोंट फील ओवरबर्डन। नहीं हो रहा है तो कुछ और कर लो, देयर इज सो मेनी ऑप्शंस। तुम्हें लगता है कि सिर्फ यही फील्ड है, तुम बाहर निकलो, तुम्हें पता चलेगा कि हर फील्ड में तुम अच्छा कर सकते हो। जो भी तुम्हें पसंद है वो करो। 3 इडियट में जो एंड वाला सीन नहीं होता, वो फरहान वाला, कि उसके बाबा को वो कहने जाता है कि उसने लेटर पोस्ट कर दिया, दैट वाज द रियलिटी। अगर वो नहीं करता ना पोस्ट, तो शायद वो पूरी जिंदगी
एक रिग्रेट में रहता कि मुझे मेरा पैशन फॉलो करना चाहिए था, ठीक है। तो जो तुम्हें पसंद है वो करो, बर्डन में आगे कभी कुछ मत करना। एंड अगर तुमको कभी भी ओवरबर्डन फील हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे पर्सन से बात करो, लाइक तुम्हारे पेरेंट्स में हो, तुम्हारे सिबलिंग में कोई ऐसा हो, फ्रेंड्स कोई ऐसा हो, तो ऐसे पर्सन से बात करो जो कि तुम्हें तुम्हारी पॉजिटिव साइड दिखाए, ठीक है। तो ये जो है 10 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और कभी भी ओवरबर्डन फील मत करना, जस्ट डू इट। और जब नहीं होता है तो देयर आर सो मेनी फील्ड, अनएक्सप्लोर्ड फील्ड, तुम बहुत चीजें कर सकते हो, हैं? हाँ 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 हाँ, तो ऐसे बहुत सारी केसेस होते हैं। एंड दिस इज कोटा, तो देखो हाईलाइट हो गया कि कोटा है। देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस इन मुखर्जी नगर, इन ओल्ड राजेंद्र नगर, जो यूपीएससी के हब है, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये बेटा ये सबके लिए एक प्रॉब्लम बना हुआ है कि मेंटल हेल्थ की बात हम नहीं करते हैं, और वी शुड टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, ठीक है। अपने बच्चे से पूछना भी चाहिए कि सिलेक्शन तो हो जाएगा जब होगा, तू बता तू ठीक है, ये कोई नहीं पूछता, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न सेकंड है फ्यूजीवारा इफेक्ट। फ्यूजीवारा इफेक्ट जो है ये अभी चर्चा में है, किससे संबंधित है। तो फ्यूजीवारा इफेक्ट बेसिकली क्या है, अभी अटलांटिक ओशन में घटना हुई है कि दो साइक्लोन आपस में आकर मिल गए, और जब दो साइक्लोन पावरफुल इंटेंसिटी के आपस में आके मिल जाते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो वहां पे और ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है नियर बाई एरिया में। तो फ्यूजीवारा इफेक्ट जो है ये तब होता है जब टू ट्रॉपिकल साइक्लोन अप्रोचिंग ईच अदर, जब दो ट्रॉपिकल साइक्लोन एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उसे फ्यूजीवारा इफेक्ट कहते हैं। बस नाम ही याद रखना, क्योंकि इफेक्ट नाम आ जाता है वन उसमें वर्ड में, ठीक है। तो इसमें इतना याद रखना है। अब इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? लिटरेसी बताओ पहले तो क्या होता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। क्या होता है लिटरेसी? लिटरेसी साक्षरता, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी कंट्री में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोगों को एजुकेशन मिली हुई है, उसे लिटरेसी कहते हैं। तो बेटा ये 2011 का डेटा है। 2011 के डेटा के हिसाब से जो हमारे इंडिया में लिटरेसी रेट है वो अभी 74.04% है, या 74% कह लो, ठीक है। मेल का लिटरेसी रेट ज्यादा है ओवर द फीमेल। मेल का लिटरेसी रेट है 82% और फीमेल का 65%। हाँ 2011 का डेटा है। 2021 का जो सेंसस, बेटा हमारा सेंसस हो रहा था 2021 में। अब सेंसस जो है वो ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजन और एज वेल एज जो ग्लोबली कुछ चीजें हुआ था उसकी वजह से ये पोस्टपोन हो गया। जैसे कि 2021 में वही कोविड था, ठीक है, उसका डेल्टा वेरिएंट आ गया था, जो थर्ड लहर थी शायद, उसकी वेव थी, थर्ड वेव थी, तो थर्ड वेव थी तब नहीं हो पाया। दूसरा ऊपर से फिर 2-3 इशू और थे बेटा। एक तो एनपीआर था, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। सेंसस से पहले नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है, एनपीआर, वो नहीं हो पाया, ठीक है। एनपीआर जब भी एनपीआर की बातें होती थी तो एनपीआर में अभी कंट्रोवर्सी आ रही थी कि एनपीआर में आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल देनी पड़ेगी। हाँ ड्राफ्ट आया था कि सारी पर्सनल डिटेल देनी पड़ेंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ, लेकिन फिर उसमें ये क्वेश्चन आया कि ये तो हमारे राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। उसमें मैं बताऊंगी कि क्या क्या मांगा था उन्होंने। बहुत ज्यादा पर्सनल डिटेल मांग दी थी। जो एनपीआर था, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जब तक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर नहीं होता तब तक बेटा वो नहीं होते सेंसस, जनगणना तब तक नहीं होगी। पहले ये कंप्लीट करेंगे, ये फर्स्ट स्टेज है, उसके बाद जनगणना होगी, ठीक है। तो ये हो नहीं पाया और पॉलिटिकल रीजन तुम्हें पता ही है कि एनआरसी आ गया था, उसका बहुत ज्यादा हुआ बना था, तुम्हें पता ही है। फिर सीएए आया, उस पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। तो ये कुछ ड्यू टू सब पॉलिटिकल रीजन भी ये हैम्पर हो गया। तो अभी हमारे पास जो अवेलेबल डेटा है, अभी 2011 के से ही काम चला रहे हैं। 21 का जब हो जाएगा सेंसस कंप्लीट तो वो आ जाएगा। अब मेराकेश हाल ही में सुर्खियों में है, ये कहाँ है बेटा? मेराकेश एक शहर है, ये शहर है, तुमने सिटी सुनी होगी, मोरक्को।
कंट्री का नाम है मोरक्को। मोरक्को तो सुना है? मोरक्को का एक सिंगर है, बहुत फेमस है, शाद नाम का उसका है। और आई थिंक नोरा फतेही भी मोरक्को से, पता है तुम्हें? आई थिंक शी इज फ्रॉम मोरक्को, नोरा फतेही। बस ऐसे ही पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने कहीं नाम सुना था उसका कि वो वहां से है। तो मोरक्को में अभी बेटा ये अफ्रीका में है। और अफ्रीका में देखो कहाँ पर है ये। देखो यहाँ पर, यहाँ माउंटेन है, एटलस माउंटेन, यहाँ पर मोरक्को है। तो मोरक्को में क्या हुआ है, अभी बेटा भूकंप आया है और ये 120 साल में सबसे भयंकर भूकंप आया है यहाँ पे। 120 साल में आया है ऐसा। जो मैराकेश जो शहर है, ये बहुत हिस्टोरिक शहर है मैराकेश। यहाँ पे मैराकेश अग्रीमेंट हुआ था। मैराकेश में बहुत ज्यादा भयंकर तबाही हुई है और वहाँ पे डेथ भी हुई है और बहुत सारे स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गए हैं, गिर गए हैं। ठीक है, तो मोरक्को में है ये मैराकेश सिटी, मोरक्को में आया। ऐसे भी पूछ लेते हैं कि हाल ही में भूकंप किस जगह पर आया है, तो ये मोरक्को में आया, अफ्रीका में। अभी तक 120 सालों में सबसे भयंकर भूकंप आया है। ठीक है, अब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस चर्चा में है, ये किस इवेंट से संबंधित है? सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बायोफ्यूल है क्या। क्या है बायोफ्यूल? बायो मीन्स जैव, फ्यूल मीन्स ईंधन, जैव ईंधन। पहले तो इसका मतलब समझ लो डिकोड करके कि क्या मतलब है जैव ईंधन। अब बायोफ्यूल मतलब ये किससे लिया जाता होगा? किसी ऑर्गेनिज्म से, किसी प्लांट से। ठीक है, तो बायोफ्यूल बेसिकली किससे, जैसे कि मैंने बताया था ना एथेनॉल में, एथेनॉल किससे निकाला जाता है? ज्यादातर हमारे यहाँ पे शुगर कैन से। ठीक है, तो पोटैटो से भी, शुगर कैन से भी, राइस के वेस्ट से, जो क्रॉप का रेसिड्यू बचा हुआ होता है, क्रॉप का वेस्ट बचा हुआ होता है, उनसे बायोफ्यूल बनाया जाता है। बेसिकली क्या बनाया जाता है? एथेनॉल बनाया जाता है। और एथेनॉल को फिर पेट्रोल या डीजल में ब्लेंड करके बेचा जाता है और वाहनों में ब्लेंडिंग की जाती है। हमारे यहाँ पे भी हो रहा है बेटा। दो पॉलिसी थी, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। तो इसमें पहले जो टारगेट था वो 10% का अचीव हो गया। अब हमने रखा है 2025 तक के लिए 20% की ब्लेंडिंग करने के लिए। ये 20% बायोफ्यूल होगा और बाकी जो 80% होगा वो डीजल होगा और उसमें ब्लेंड किया जाएगा। ठीक है, तो बायोफ्यूल अलायंस जो है, जैसे कि मैंने बताया कि अभी G20 चल रहा है, तो G20 में बेटा हमारा दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है। दिल्ली डिक्लेरेशन सबने वो कर लिया एक्सेप्ट, सभी कंट्रीज में बिना किसी ऑपोजिशन के एक्सेप्ट कर लिया। और उसमें हमने बायोफ्यूल भी अलायंस भी रखी है कि देखो, अगर तुम उसकी बात करो एमिशन की, एमिशन क्या होता है कि कौन सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एनवायरनमेंट में कौन सा देश सबसे ज्यादा भेज रहा है। पोल्यूशन मतलब पूरा सम लगा के देखेंगे तो पोल्यूशन किस कंट्री में सबसे ज्यादा है। तो हमारी कंट्री बेटा उतना कंट्रीब्यूट एमिशन में नहीं कर रही है जितना कि यूएस या अनदर डेवलप्ड कंट्री कर रही है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की बनती है कि इस और काम किया जाए। अब कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी? जो लीस्ट डेवलप कंट्री है वो उनको फंड प्रोवाइड कराए कि हम ऐसे मीजर अपनाएं जिससे कि हमारी इकोनॉमी में हम लेस एमिशन करें। इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे इतनी थोड़ी है जितनी यूएस में है। ये तो बात पता है ना तुम्हें, ब्रिटेन में कितनी है, हमारे यहाँ नहीं है इतनी इंडस्ट्री, तो हम उतना एमिशन भी नहीं करते। बट क्या है, वो सारी चीजें हम पे भी आके, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। देखो इसमें एक बात याद रखने वाली है, देखो डेवलप कंट्री में कुछ भी होता है तो वो बच जाती है, वो जल्दी उससे जो भी खतरा है उससे उबर लेती है। लेकिन ये लीस्ट डेवलप कंट्री के पास क्योंकि फंड नहीं है, उनको सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है। तो इसलिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हुई है जिसमें सबने सहमति की है। अभी G20 समिट में अभी दिल्ली डिक्लेरेशन में ही हुई है। ठीक है, और इसमें सबने मान लिया कि ठीक है बायोफ्यूल पे हम पॉलिसीज बनाएंगे और हमारे यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मैंने बता दिया और ये बायोफ्यूल पॉलिसी पे भी बता दिया। और ऐसे बहुत सारे, हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी पे ये सोलार एनर्जी को लेकर भी मिशन लगाए गए हैं अब। और मैंने तुम्हें हैदराबाद का भी बताया, वो भी याद रखना। एक पूरा साइकिलिंग ट्रैक है 27 किलोमीटर के आसपास है और उस पूरे साइकिलिंग ट्रैक की छत पे वो लगे हुए हैं पैनल, सोलार पैनल। तो देखो कितनी एनर्जी बन जाएगी उससे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारत में 31 MQ-9B और प्रेडेटर ड्रोन्स किस देश से मंगाए हैं?
तो यूएसए से बेटा हमारी डील हुई है, हमने ये वाले ड्रोन मंगाए हैं यूएसए से। मैंने ये शायद पहले भी तुम्हें बताया है, अब एक बार फिर मैं रिमाइंड करा रही हूँ कि ये प्रेडेटर ड्रोन जो है अब यूएस से फाइनल हो गया है कि ये मंगाने हैं हमें। ड्रोन्स पता ही है क्यों चाहिए, है ना, सर्विलांस के लिए, मौसम विभाग के लिए। और अब तो मैं एक और चीज बता रही हूँ मैं कि क्रॉस बॉर्डर से स्पेशली पाकिस्तान रीजन से और हमारा जो ये म्यांमार वाला रीजन है, यहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही है। जैसे कि वो क्या करते हैं, कश्मीर वाले एरिया में, यकीन तो तुम कर ही लोगे क्योंकि वो करते हैं ऐसा, कश्मीर वाले एरिया में ड्रोन से ड्रग्स और वेपन्स डाल दिए जाते हैं। जो जो एरिया कश्मीर से इनके बॉर्डर से मिला हुआ है ना, वहां से ड्रग्स वेपन्स ये लोग सप्लाई कर रहे हैं। और पंजाब में बेसिकली ड्रग एडिक्शन का जो वो है ना प्रॉब्लम, वो भी पाकिस्तान से रिलेटेड है। हाँ, क्योंकि बेटा आता कहाँ से है, हमारे यहाँ तो बैन है, तो फिर कहाँ से मिल रहा उनको, क्रॉस बॉर्डर। ठीक है, तो क्रॉस बॉर्डर से ये सारी चीजें होती है। तो बेटा हमें भी फिर ड्रोन चाहिए उस चीज को, सर्विलांस को बढ़ाने के लिए, तो ये वाले ड्रोन हमने मंगाए हैं। हम्म हम्म, हाँ, इंफॉर्मेशन चली जाए, ये सिक्योरिटी कंसर्न रहता है। जब यहाँ पे आ जाती है ना चीजें हमारे यहाँ पे, तो बेसिकली क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि कुछ चीज है तो नहीं, पता चल जाता है। क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी बेटा काम करती है इस चीज पे कि कोई चीज डिलीवर होती है तो उसकी फेसिबिलिटी देख ली जाती है कि ये इतना फेसिबल है या नहीं, इस पे हम रिलाय कर सकते हैं। जैसे कि अभी जीपीएस की बात मैंने बताई थी, ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम जो हम अपना गूगल मैप में यूज कर रहे हैं, बेटा ये हमारा नहीं है, यूएस का है, हम ये यूज कर रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, नाविक बनाया है, मैंने बताया था तुम्हें शायद, नाविक बनाया है अपना ही जीपीएस सिस्टम, जो कि कुछ दिनों बाद शायद हमारे यहाँ पे भी इंस्टॉल हो जाए। अभी तो हम गूगल ही यूज कर रहे हैं, नाविक बन जाएगा। तो जीपीएस से भी तो हमें खतरा है। ऐसा देखो, जीपीएस किसका है, यूएस का, हम सब यूज कर रहे हैं, तो सारे सिटीजन्स का डेटा किसके पास है, तो यूएस के पास। तो ये सिक्योरिटी कंसर्न तो रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम बिल्कुल सही हो क्योंकि ये रहेगा, बट जैसे ही चीजें आती है चेक करेंगे, और वी हैव नो एनी अदर ऑप्शन। बट हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो जाए, वो सबसे ज्यादा बेस्ट चीज है कि हम खुद मैन्युफैक्चर कर लें। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट पॉलिसी ला रहा है, जैसे कि सेमीकंडक्टर को लेकर हो गई या अदर चीजों को लेकर हो गई। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी हो सकता है। हाँ, यही समस्या है। और देखो एआई, इसलिए तो बहुत सारी ऐप ऐसी हैं तुम्हें पता भी नहीं है, और वो चुपचाप काम कर दिया उन्होंने अपना, बहुत सारी चीज है, और हमारा डेटा अदर कंट्रीज को भी जा रहा है उसकी वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट है, देखो गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है ये 2022 में बना था, और ये बेसिकली रेलवे से रिलेटेड और लॉजिस्टिक सपोर्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम इसमें चलाए जाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है गति शक्ति यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय, और ये नेशनल रेल एवं ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट को रिप्लेस करेगा। पहले ये इंस्टीट्यूट होता था गवर्नमेंट का, जो उसमें ट्रेनिंग वगैरह दिलाता था उसको, रेलवे से रिलेटेड जो भी कोर्सेज चलाए जाते थे यहाँ पर चले जाते थे, लेकिन अब गति शक्ति विश्वविद्यालय में चलाए जाएंगे। ठीक है, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये 2022 में गति शक्ति जो पीएम ने लॉन्च की थी, 100 करोड़ का जो वो था पैकेज, वो लॉन्च किया था उन्होंने, और उसी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई है गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से। अब नेक्स्ट है बंगलार माटी एवं बंगलार झोल किस राज्य के राज्यगान है या स्टेट एंथम है। तो पश्चिम बंगाल ने बेटा अभी जो 15 अप्रैल है इसको अपना बांग्लादेश के कैलेंडर के हिसाब से माना है फर्स्ट डे ऑफ बंगाल का। ठीक है, और इसमें बंगाल में बंगलार माटी और बंगलार जोल ये दोनों रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं, क्योंकि वो बांग्लादेशी थे, उन्होंने ये लिखे हैं दोनों स्टेट एंथम। ये बंगाल का स्टेट एंथम है। ठीक है, नेशनल एंथम सबका हो सकता है, स्टेट एंथम जिसे अडॉप्ट करना कर सकते हैं। ठीक है, बट नेशनल एंथम जनगण मन ही होगा। ठीक है,
तो ये भी किसने लिखे हैं, बस इसमें याद रखना इनका कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं ये भी। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि अभी ये फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे आए हैं ऋषि सुनक। तो जो ऋषि सुनक है यूनाइटेड किंगडम के भारत मूल के, ये क्या है, वो है प्रधानमंत्री। ठीक है, और है भारत मूल के, पर सिटीजनशिप इनके पास ब्रिटेन की है, तो ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है फिलहाल, एंड ही इज एन इंडियन। एंड अपार्ट फ्रॉम इट एक कंट्री है स्कॉटलैंड। देखो, ऐसा कहा जाता है कि यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन ने हम पे वो किया, हम कॉलोनी थे एक समय, हम इन पे वो कर, ये हम पे राज कर रहे थे। और अब ऋषि सुनक तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है, और जो वहाँ के हैं स्कॉटलैंड में कोई पाकिस्तानी है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो फीमेल उसमें है इटली में, मेलोनिया, शायद मेलोनी नाम से है, इटली में है फीमेल। यूरोप में अभी फीमेल सिर्फ इटली में ही है अब, और पहले थी न्यूजीलैंड में, जैसिंडा आर्डन, तुमने नाम सुना उनका। तो ये है, ये याद रखना ऋषि सुनक। और इसके साथ साथ है, हाँ, वाइफ भी, शायद बच्चे भी आए होंगे, आते हैं सब डिप्लोमेट्स के तो आते ही हैं। ठीक है, तो ये है, और इसके साथ साथ ऐसा है जैसे कि हमने ऋषि सुनक, तो हमें बहुत कॉमन सा नेम है, हमें याद है, लेकिन कुछ ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि आए हैं और उनके नाम भी पता होने चाहिए, तो उनकी मैं कल एक लिस्ट लिखवा दूंगी, कुछ जो आए हैं। और ये तो तुम्हें पता ही है, उस दिन तुम आए नहीं थे, लेकिन मैं बता दूं G20 में अब अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया है। अफ्रीकन यूनियन, बेटा ये बहुत दिनों से चल रहा था, और इनको उम्मीद इंडिया से ही थी कि इंडिया ही हमारे लिए कह सकता है G20 में ज्वाइन करने के लिए, और देखो हमने इन्हें ज्वाइन करवा लिया। काफी टाइम से ये लोग कह रहे थे कि हमें ज्वाइन करा दो, लेकिन अब इन्होंने करवा दिया। तो अब ये हो गया है, अफ्रीकन यूनियन भी G20 में शामिल हो गया, और ये सब याद रखना। ठीक है, तो दिस इज डन।